नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए। तो उसी सीरीज़ में हम लोग 8 पेपर सॉल्व कर चुके थे दृष्टि आईएएस संस्थान के। आज हम लोग देखेंगे 9वां दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शीघ्र ही हम लोग यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए उसके भी मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्र, अपने साथियों को भी हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराइए और अधिक से अधिक अपने स्नेह और प्यार से हमें अनुग्रहित कीजिए। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर दृष्टि आईएएस संस्थान का। पहला क्वेश्चन है CAR-T सेल थेरेपी यानी कार्ट सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्षय रोग के उपचार में, ऑप्शन बी कैंसर के उपचार में, ऑप्शन सी हृदय रोग के उपचार में, या ऑप्शन डी तंत्रिका संबंधी विकार में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, CAR-T सेल थेरेपी किसके लिए उपयोगी होती है? कैंसर के उपचार में उपयोगी होती है। होता क्या है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें कीमोथेरेपी अथवा इम्यूनोथेरेपी जिसमें दवाई लेना शामिल है के विपरीत कार्ट सेल थेरेपी में कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। टी कोशिकाओं को सक्रिय करके ट्यूमर कोशिकाओं में लक्षित करने हेतु उनका उपचार किया जाता है। यानी कीमोथेरेपी से अपोजिट ये थेरेपी है, ठीक है। और टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संयोजित किया जाता है और काइमेरिट एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काइमेरिट एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। यानी ये कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से अपोजिट है, ठीक है। यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन करने वाली जो ल्यूकीमिया होती हैं, कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर अथवा लिम्फोमा की प्रणाली के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी CAR-T सेल का प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या देखते हैं? केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं, बी अंतरिक्ष मलबे का संगठन है, सी वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव है, या डी उष्णकटिबंधीय बीमारी का प्रकोप है, ठीक है। यदि हम इसमें देखें केसलर सिंड्रोम क्या है? अंतरिक्ष में मलबे का संगठन से संबंधित है। ये किससे है? अंतरिक्ष में मलबे के संगठन से है। इसका नाम नासा के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डोनाल्ड जे कैसलर के नाम पर रखा गया है। डोनाल्ड जे कैसलर के नाम पर रखा गया है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो में वस्तुओं के घनत्व इतना अधिक होता है कि वस्तुओं के बीच टकराव से संगठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उससे बचने के लिए इस मलबे को एकत्रित हो सकता है और उपग्रहों के भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए यह खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं, लियो ऑर्बिट यानी जो आपकी लोअर ऑर्बिट है पृथ्वी की, उस कक्षा में, तो वहाँ पे मलबा एकत्रित हो गया है। और उस मलबे का चूँकि इस क्षेत्र में घनत्व बहुत ज़्यादा है तो टक्कर होने का भी खतरा है। तो इन सभी खतरों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर उस मलबे की सफाई के लिए डोनाल्ड जे कैसलर ने एक बताया था, इसके बारे में सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि ये आगे जाके भविष्य में हमारे न्यू सैटेलाइट के जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे उनके लिए खतरा है, इसलिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहा, सुर्खियों में रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? क्राइलैक और क्राई2AB का निम्नलिखित में संदर्भ क्या है? क्राइलैट और क्राइलैब, ठीक है। ऑप्शन ए कृषि जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी चिकित्सा निदान, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण के प्रयास। तो क्राइलैक और क्राई कैब जीवाणु विश्लेषित यानी
जीवाणु विश्लेषक थ्यूरेंजिस बीटी, बीटी के संदर्भ में कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं, यानी ये कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीएम जो जेनेटिक फसलें होती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके हम पुनर्उत्पादित और उपयोगी और पोषित फसलों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये सुर्खियों में रहा है। तो ये कृषि प्रौद्योगिकी संबंधित है, यानी बीटी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे समझते हैं। अनवार लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। क्या है अनवार लाइसेंसिंग? यह किसी को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना पेटेंट किए गए उत्पाद अथवा प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देता है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह ट्रिप्स अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ट्रिप्स अनुबंध के अंतर्गत ही प्रदान किया है। ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से अनवार लाइसेंसिंग को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले कारणों को सूचीबद्ध करता है। ऐसी बात नहीं है ट्रिप्स के बारे में। अनवार लाइसेंसिंग के लिए यह तब होता है जब जेनरिक प्रतिलिपि के मुख्य रूप से घरेलू बाजार में प्रतिरूपित किया जा सके, ठीक है। विशेष अगर हम ट्रिप्स के बारे में बात करें तो ये विशेष समझौते के तौर पर उन कारणों में सूचीबद्ध नहीं है, यानी तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऊपर के दोनों सही हैं, तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समग्र ब्रह्मांड में समय की यांत्रिकी एक समान कार्य करती है। 2, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला क्या है? समग्र ब्रह्मांड में समय की यांत्रिकी एक समान कार्य करती है। तो अगर हम आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक थ्योरी पर जाएं तो ब्रह्मांड में समय की यांत्रिकी एक सी नहीं होती है। ये बात सापेक्षता के सिद्धांत से आइंस्टीन ने बता रखी है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति के आधार भिन्न हो तो अपेक्षित और विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर समान रूप से कार्य नहीं करता, रिलेटिविटी थ्योरी के आधार पर। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट? प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है और अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। नहीं, दिशा परिवर्तित कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ना 1 सही ना 2 सही, ओनली डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, उसे समझते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित वन हेल्थ पद निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला, एक दृष्टिकोण जो मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं एवं हमारे साझे पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से संबंधित है। ओके। एक दर्शन जो मानव तथा पशु स्वास्थ्य को पृथक करने की वकालत करता है एवं पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों की उपेक्षा करता है। सी, एक लौकिक दर्शन जिसके अनुसार स्वास्थ्य आकाशीय पिंडों के संरेखण से निर्धारित होता है तथा इसका पशुओं अथवा पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। और डी, एक ऐसी रणनीति जो पशुओं तथा पर्यावरण के साथ संबंधों को नज़रअंदाज करते हुए केवल मनुष्यों में संक्रामक रोगों से का समाधान करती है। तो यहाँ पर जो वन हेल्थ की बात की जाती है, एक प्रकार का साझा कार्यक्रम है, साझा हेल्थ प्रोजेक्ट है, जिसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सबके परस्पर हेल्थ के लिए एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं रिलेटिव संबंध है, आपका अनुक्रमानुपाती संबंध है, यानी सबका स्वास्थ्य एक साथ पर इफेक्ट पड़ता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सबसे सुटेबल इसका आंसर होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 7। क्वांटम कुंजी वितरण QKD क्वांटम कुंजी वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए भाई। QKD
डेटा ट्रांसफ़र करने हेतु फोटोन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, क्वांटम यानी फोटोन होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। क्यूकेडी एन्क्रिप्शन को आमतौर पर इसके फोटोन आधारित ट्रांसमिशन के कारण अभेद्य माना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेटों यानी फोटोनों का यानी क्वांटम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी आपका आंसर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, उसे समझते हैं। बोस आइंस्टीन संगणित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा के बाद यह पदार्थ की 5वीं प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। ठीक है। तीसरा, इसमें सुपर के गुण होते हैं। तो अगर हम बात करें कि बोस आइंस्टीन ने जो हमें पदार्थ की अवस्था बताई है वो हमारी अवस्था 5वीं अवस्था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है बोस आइंस्टीन द्वारा बताई हुई यह अवस्था हमारी कौन सी अवस्था है, हमारी प्राकृतिक अवस्था है। तो मित्रों, ये प्राकृतिक अवस्था नहीं है, ये प्राकृतिक अवस्था कतई नहीं है, यानी यहाँ पे 5वीं अवस्था तो है लेकिन प्राकृतिक अवस्था नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसका निर्माण अत्यधिक तापमान पर होता है। तो इसके निर्माण के अगर हम तापमान की बात करें तो इसका निर्माण -460 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, या फ़ारेनहाइट में करें -273 फ़ारेनहाइट के आसपास है, केल्विन के आसपास, सॉरी केल्विन के आसपास है। तो यहाँ पे तापमान उच्च नहीं, तापमान निम्न है। इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण होते हैं, इसमें कतई सरोकार नहीं है। ठीक है। जिसमें घर्षण के बिना प्रवाह की क्षमता होती है। यानी कितने सही हैं, एक स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है 9, इसे समझते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित आयरन डोम क्या है? आयरन डोम क्या है? पनडुब्बी प्रणोदन तकनीक, बी साइबर सुरक्षा संरक्षण, सी वायु रक्षा प्रणाली, और डी सीमा दीवार किलेबंदी। अगर हम आयरन डोम के बारे में बात करें तो ये एक इजरायली इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इजरायली रक्षा प्रणाली है। कौन सी है? इजरायली रक्षा प्रणाली, जिसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है जो हवा से हवा मार करने की मारक क्षमता रखता हो, यानी वायु रक्षा प्रणाली है। कौन सी रक्षा प्रणाली है? वायु। हालिया के दिनों में ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है 10, उसे समझते हैं। क्या है? एक्सीलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए और हमें भी बताइए। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने यह योजना प्रारंभ की थी। विज्ञान और एक्सेलरेट विज्ञान योजना, ओके। क्या इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक्सेलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में बात जो की गई है, ये SERB के द्वारा शुरू किया गया, इसमें कोई कतई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च संस्थाओं में, क्या उच्च संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, नॉट ग्रामीण महिलाएं, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यानी कितने सही हैं? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11
ऑर्सिस RE एक्सप्रेस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए क्या है ऑरिस एक्स। हाँ, किसी क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्रित करने वाला पहला अमेरिकी मिशन ऑर्सिस रिएक्स। ओके, इसने क्षुद्र ग्रह रयुग से नमूना नामक सामग्री सफलतापूर्वक एकत्रित की है। ठीक है, तो ऑरिस एक्सप्रेस जो है आपका किसी क्षुद्र ग्रह के नमूना एकत्रित करके पहला अमेरिकी मिशन है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसने क्षुद्र ग्रह रयुग के नमूना सामग्री को नहीं, अगर हम रयुग के बारे में बात करें तो इसे 2018 में जापान के द्वारा, किसके द्वारा, जापान के द्वारा अपने मिशन हायाबुसा 2, जापान के मिशन हायाबुसा 2 से क्या किया है, 2 से जापानी अंतरिक्ष यान ने तक रयुग का पता लगाया था। तो ये कथन गलत है। हाँ, इस मिशन के बारे में बात करें तो ये जो मिशन है ये आपका क्षुद्र ग्रह एपोफिस का पता लगाया है। किसका लगाया है, एपोफिस का पता लगाया है। अभी ये मिशन किसी भी क्षुद्र ग्रह पर उतरा नहीं है, ये यान अभी उतरा नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट एक ही इसमें सही है और पहला सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 12। हाल के समाचारों में उल्लिखित INS विक्रांत का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। उभयचर युद्धपोत, परमाणु पर संचालित पनडुब्बी, टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी पोत, स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत। तो इसका सबसे संक्षिप्त रूप स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2, इसका उद्देश्य ग्राफीन अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच अंतर का पता करना है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है मित्रों। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राफीन अरोरा, तो ग्राफीन अरोरा के बारे में यदि हम बात करें तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। इसका उद्देश्य ग्राफीन अनुसंधान व्यवसायीकरण के बीच अंतर को समाप्त करना, ये सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो हो गया, 14 सॉरी। ग्लूकोसाइनोलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन व नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह है जो सरसों के उत्पादों को विशिष्ट मिठास देने का योगदान करता है। 2, यह पौधों को आक्रामक रोगजनकों से पशुओं से बचाता है। 3, उच्च ग्लूकोसाइनोलेट्स पशुओं में गलगंड एवं आंतरिक अंग असामान्यताओं के कारण बनता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत भारतीय शोधकर्ताओं ने तीव्र गंध वाली एक सरसों को बनाया है, ठीक है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का प्रयोग किया गया है, न कि कार्बन और नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में जाएं, यह पादपों को आक्रामक रोगजनकों पशुओं से बचाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, उच्च
साइनोलेट्स पशुओं में गलगंड एवं आंतरिक अंग असामान्यताओं का कारण बनता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तीसरे पर, तो स्टेटमेंट जो है हमारा तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार और बताइए भाई क्या है। असम आयुष्मान भारत की माइक्रोसाइट्स परियोजना का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था। माइक्रोसाइट्स परियोजना का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य असम नहीं बल्कि मिजोरम था। कौन था? मिजोरम था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16 उसे देखते हैं। फार्मा मेडकेट क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना PRIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना है। योजना की अवधि 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्ष है। निगरानी और मूल्यांकन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फार्मा मेडकेट क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार को बढ़ाने के लिए PRP के संदर्भ में ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं मित्रों, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य ही अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क को बढ़ाना है। दूसरा 23-24 में और 27-28 तक की अवधि इसके लिए निश्चित की गई है और इसकी अध्यक्षता एक अधिकारी को प्राप्त समिति है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 17। क्या कह रहा है? अग्नि बाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर SORTED के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह एक निम्नलिखित विमोचन यान है जिसका इंजन 3D मुद्रित और तथा ठोस प्रणोदित प्रकृति का है। 2 गाइडेड रेल से विमोचित होने वाले पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत यह लंबवत रूप से उड़ान भरेगा एवं एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुकरण करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से सही हैं उससे संबंधित बात, तो मित्रों यहाँ पर अग्नि बाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी के विमोचन की दिशा में उठाया गया एक कदम है और अंतरिक्ष में विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट होगा। ठीक है, ठोस प्रणोदित प्रकृति का है। ये ठोस प्रणोदित प्रकृति का नहीं, एकल चरण विमोचन यान है जो अग्नि लेट इंजन द्वारा संचालित है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठोस प्रणोदित इंजन नहीं है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गाइडेड रेल विमोचित वाले पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 18। निराक्षी निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ रूप से संदर्भित करता है? ए ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, बी क्लाउड सेवाएं, सी वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास और डी अपतटीय गश्ती पोत। क्या है? अपतटीय गश्ती पोत। तो निराक्षी निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ रूप से संदर्भित करता है? तो निराक्षी जो है वो एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, यानी AUV है। ठीक है, यानी
ए हमारा बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग मित्रों खदानों में पता लगाने, खदान निस्तारण, जल के अंदर सर्वेक्षण है, ठीक है, इसके बारे में पता किया जा सकता है। इसकी क्षमता 4 घंटा है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं 19 क्या कह रहा है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC-V के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम अनुप्रयोगों को लक्षित करने वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यह प्रोसेसर परिधेय वस्तुओं IoT, स्मार्टफोन, ऑटोमेटिव एवं एरोस्पेस आदि में बहुमुखी रूप से अनुपयोगी प्रयोगी होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही हैं? इसमें दूसरा कथन सही, यानी पहला और दूसरे दोनों कथन सही हैं मित्रों, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, उसे समझते हैं। विधिक एवं राजनीतिक प्रथाओं के संदर्भ में फोरम शिपिंग का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? ए, किसी विधिक मामले के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्राधिकार खोजने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई एक रणनीति। ठीक है। 2, इस वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की एक राजनयिक प्रथा। सी, विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए एक ऑनलाइन मंच। और डी, नीतिगत विषयों पर जनता की राय जानने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विधि। तो यहाँ पर विधिक राजनीतिक प्रथाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे उपयुक्त उदाहरण है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखते हैं 21 क्या कह रहा है 21 हमसे। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2, यह कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी अर्ह होगा यदि वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल करता है। ये बात अगर हम बात करें अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर एक याचिका पर बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 233-37 में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, न कि मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी अर्ह होगा जब तक कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो 10 वर्ष तक नहीं, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ना ए सही ना बी सही, ओनली डी सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2, काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों के लिए गठित पहला आयोग था। 3, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसमें कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो ये 103वां संविधान संशोधन नहीं, ये था 102वां संविधान संशोधन, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? काका कालेकर आयोग पिछड़े वर्गों के लिए गठित पहला आयोग था। ये बात बिल्कुल सही है। 50 से 70 के दशक में काका कालेकर बनाए गए थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन एक भी सही नहीं है। तो कौन सा सही होगा? केवल एक दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23? इसे समझते हैं। प्रतिकूल अधिग्रहण की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस अवधारणा का उद्देश्य क्या है? इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि स्वामित्व पर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को रोकना है। 2, भारत में 30 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी भूमि को अधिग्रहित करने वाला कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी बन सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी उससे संबंधित, तो प्रतिकूल अधिग्रहण के संबंध में ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24? उसे समझते हैं। मेयोन ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी, कैवलियन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? मेयोन ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी, कैवलियन ज्वालामुखी, ये सारे के सारे फिलीपींस में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? फिलीपींस में स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25? उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य सत्याग्रह के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय गणराज्य स्थापित करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित करना नहीं था, भारत में स्थापित करना था। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? निहायत ही गलत है। तीसरा, काकोरी ट्रेन डकैती में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक प्रमुख कार्रवाई थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 26। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 41 के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? पूर्णतः सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27? उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भौगोलिक प्रमाणन यानी GI टैग हैं और राज्य हैं। तो बताना है किस राज्य को कौन सा टैग मिला है। क्या है? धातु शिल्प। धातु शिल्प जो है वो जलेसर के धातु शिल्पों को दिया गया है। जलेसर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में धातु शिल्प को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसको? जलेसर को। किसको दिया गया है? जलेसर धातु शिल्प को। ठीक है, सजावटी धातु शिल्प पीतल के पात्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ता कला। कौन सा कला है? उस्ता कला।
उस्ता कला जो है वो बीकानेर की उस्ता कला है। किसकी है मित्रों? बीकानेर की। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है, बीकानेर की। बेम्बिका के बारे में बात करें, किसके बारे में मित्रों? बेम्बिका के बारे में अगर हम बात करें तो बेम्बिका, गोवन बेम्बिका पारंपरिक भारतीय पुर्तगाली हलवा है जो गोवा की मिठाइयों में दिखता है। कहाँ पर? गोवा की मिठाइयों में। तो कौन सा सुमेलित है? केवल उस्ता कला सुमेलित है और ऑप्शन ए हमारा इस तरह सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं 28 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? NIXI एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने का लिए जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल गलत है। NIXI जो है वो भारत प्रबंधन संचालन है, ऐसी पहलों का सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तटस्थ आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो करता है NIX कंपनी अधिनियम 13 की धारा 8 के अंतर्गत गैर लाभकारी संगठन है जो 2013 में पंजीकृत हुई थी। पूरे अमेरिका के घरेलू यातायात के बजाय देश के भीतर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए है। भारत के भीतर नहीं, अमेरिका में है, USA में है। ठीक है, तो पहला गलत। भारत में नेट न्यूट्रलिटी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत विनियमित किया गया है। तो भारत में नेट न्यूट्रलिटी को किसी भी विधिक अथवा नीतिगत ढांचे में प्रत्यक्ष रूप से विनियमित नहीं किया गया है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है। सॉफ्ट टच दिशा निर्देश समाचार प्रकाशकों तथा डिजिटल मीडिया पर ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्मों के द्वारा जारी किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सी सही है क्योंकि इसी में 3 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कौन सा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वैभव योजना के प्राथमिक उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सी भारतीय प्रवासियों एवं भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना। डी भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वैभव योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय प्रवासियों और शैक्षणिक अनुसंधानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30 उसे समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है उसे समझते हैं। यह एक प्रकार का लिपिड है जो मानव शरीर में सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है जो मानव शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स है जो मानव शरीर में लिपोप्रोटीन, ये बात बिल्कुल सही है, सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा बात सुनते हैं क्या कह रहा है। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी HDL कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि इसमें धमनी में रुकावट हो सकती है। तो अगर हम बात करें उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह रुधिर में अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करता है और वापस यकृत में ले जाता है। ठीक है, ये रुकावट नहीं डालता। ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है। नेक्स्ट, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तीसरा, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर हृदय रोगों को बढ़ाने के खतरे को दर्शाता है। नहीं,
LDL बढ़ाता है। क्या? LDL का बढ़ा हुआ स्तर ऐसा कर दिया है, ठीक है। जबकि HDL हृदय और रोगों को बढ़ाता नहीं है, HDL कम करता है, यानी चौथा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पहला ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31 उसे समझते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति स्थिर आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई महंगाई, अर्थव्यवस्था का विस्तार, उपरोक्त में से कितने अर्थव्यवस्था की गोल्डीलॉक्स परिदृश्य का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कितने अर्थव्यवस्था के गोल्डीलॉक्स परिदृश्य का वर्णन कर रहे हैं। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के बारे में यदि हम बात करें तो खुदरा मुद्रास्फीति उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से कर रहे हैं। तो गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था की आदर्श स्थिति का वर्णन करती है जहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विस्तार अथवा संकुचन नहीं दर्शाती। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति, ये बात बिल्कुल कैसी होगी? सही होगी। मुद्रास्फीति स्थिर आर्थिक वृद्धि, बिल्कुल सही है। ठीक है, मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती हुई महंगाई, अर्थव्यवस्था का विस्तार और संकुचन की स्थिति नहीं दर्शाती, ये गलत है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आदर्श स्थिति ऐसी आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जो ना संकुचित हो ना स्थिर हो, ये सही है। बढ़ती हुई महंगाई, ये भी गलत है, यानी केवल दो सही हैं। गोल्डीलॉक्स होता क्या है? ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ना अधिक विस्तार हो रहा हो और ना अधिक संकुचित यानी सिकुड़ रही हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था की आदर्श कंडीशंस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32? ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ग्रीन वॉशिंग? यह वह प्रथा है जिसमें कंपनियों और सरकारें सभी प्रकार की गतिविधियों को जलवायु अनुकूल के रूप में चिन्हित करती हैं जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी अथवा उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल ग्रीन वॉशिंग का सही है। दूसरा, इसमें कार्बन समायोजन बाजार में पारदर्शिता में कमी आ सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक अनुचित व्यवहार माना जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कितने कथन सही हैं? तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है। 2, यह राजस्थान एवं गुजरात का राजकीय पक्षी है। नंबर 3, IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे संकटग्रस्त स्थिति प्राप्त है। 4, यह भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकटग्रस्त पक्षी है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, संकटग्रस्त स्थिति प्राप्त है। संकटग्रस्त स्थिति IUCN मूल रूप से गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करता है, ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह केवल राजस्थान का राजकीय पक्षी है, गुजरात का नहीं। ये राजस्थान का है, गुजरात का नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सबसे ज़्यादा उड़ने में असमर्थ, उस उड़ने में सबसे बड़ा पक्षी भारी पक्षियों में से एक है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम तक होता है, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ
नहीं है, उड़ लेता है। असमर्थ नहीं है, समर्थ है। ये बात बिल्कुल गलत है, दो स्टेटमेंट गलत हैं। IUCN ने इसे किस लिस्ट में डाला है? IUCN ने इसे रेड लिस्ट में डाला है, यानी ये अभी संकटग्रस्त नहीं है। IUCN की रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34, उसे समझते हैं। क्या है? विपरीत परिसंचरण सागरीय धाराओं के वैश्विक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो विश्व के महासागरों में ऊष्मा, कार्बन अथवा पोषक तत्वों को का अनुवितरण करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, विपरीत परिसंचरण गहरे महासागरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, महासागरीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन भी करता है, दूसरा स्टेटमेंट। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? तो मित्रों, उपरोक्त कथन में पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही और दूसरा पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि पहला हमारा क्या है? सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं 35 क्या कह रहा है। हाल के जन समाचारों में देखा गया बेलेम घोषणा पत्र संबंधित है सतत विकास को बढ़ावा देने, वनोन्मूलन को समाप्त करने के साथ निर्णयन में मूल निवासी समुदाय की भागीदारी को शामिल करने के लिए एक रोड मैप, वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग एवं बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने की एक पहल, धन शोधन, असंगठित अपराध और सीमा पार बहुराष्ट्रीय आपराधिक आर्थिक अपराध के निपटने के लिए एक संयुक्त प्रयास, मानव पशु और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाओं को शामिल करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में बताना है। तो हाल ही में देखा गया बेलेम घोषणा पत्र सतत विकास को बढ़ावा करने, वन उन्मूलन को समाप्त करने, मूल निवासी समुदायों को भागीदारी शामिल करने के लिए एक रोड मैप है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। पारे पर मिनीमाता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए भागीदार देशों को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से पारा वायु उत्सर्जन तथा कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने के खनन से परे एक निष्कर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ओके। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों को बचाने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, ठीक है। तीसरा, भारत इस संधि में शामिल है लेकिन अभी तक अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2018 में भारत ने इसे मंजूरी दे दी गई थी और 2025 तक पारे पर आधारित वस्तुओं पारा यौगिक का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं को निरंतर अनुमति प्रदान करता है, अनुमोदन भी कर लिया है। तीसरा गलत, जबकि ऊपर के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है, उसके बाद आंसर बताते हैं। तो इसके ऑप्शन में है कितने सही हैं, तो कितने सही निकले हैं? केवल 2 सही निकले हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य की स्थापना NCTA राजस्थान राज्य में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम या डी USA।
किसमें? USA। तो यहाँ पे भारत में निम्नलिखित किस राज्य के साथ किया है ऐसा? तो भारत ने किया है USA यानी अमेरिका के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लीबिया, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया। उपरोक्त देशों में से कितने देश यूनान के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? केवल 3, केवल 4, केवल 5, सभी 6। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लीबिया, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, तो यहाँ पर कितने लोगों ने यूनान के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? ज़रा देखते हैं। तो यूनान की सीमा के साथ अल्बानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, मैसेडोनिया है, ओके, उसके बाद तुर्की है, ओके, उस तुर्की के बाद लीबिया है, बिल्कुल, को कैसे यूनान के साथ स्थल सीमा, ओके, स्थल सीमा कौन कौन इसमें से करते हैं? तो स्थल सीमा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया। अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया। ये और ये जलीय सीमा साझा करते हैं। क्या है? जलीय सीमा। तो 4 हैं। तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है 40? उसे देखते हैं। निवेश के संदर्भ में BAA3, BBB, AAA एवं D पद का अर्थ है वर्णमाला के मान जो किसी स्टॉक के उतार चढ़ाव से लेकर समग्र शेयर बाजार का बदलावों को मापते हैं। प्रणालीगत जोखिम के प्रकार जो वहां उत्पन्न होते हैं जहां सही बचाव संभव है। विमल जालान समिति द्वारा अनुशंसित बेड बैंकों की श्रेणियां कंपनियां, संगठनों और उद्यमों की एजेंसियों द्वारा किए गए क्रेडिट रेटिंग ग्रेड। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आरंभ किया गया था? किसके माध्यम से? ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो ये करा गया था कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है मित्रों 42? उसे देखते हैं। त्वरित अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी कंपनी को सबसे अल्पकालिक परिसंपत्तियों की तुलना में सबसे अल्पकालिक देनदारियों से करता है। 2 1.0 अथवा उससे कम को अनुपात इंगित करता है कि कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान कर सकती है, जबकि 1.0 से अधिक का अनुपात इंगित करता है कि उसे उन्हें भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मित्रों अगर हम बात करें तो त्वरित अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो यह कंपनी को सबसे अल्पकालिक परिसंपत्तियों की तुलना में अल्पकालिक देनदारियों करता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा 1.0 उससे कम अनुपात इंगित करता है कंपनी अल्पकालिक देनदारियां अनुपात भुगतान कर सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, जस्ट अपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे 1.0 या उससे अधिक अनुपात इंगित करता है कंपनी अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान कर सकती है। भुगतान क्या है? यहाँ पे भुगतान कर सकती है और यहाँ पे भुगतान में कठिनाई होगी, अल्पकालिक दायित्वों के भुगतान में कठिनाई होगी, ये गलत है और वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
क्या है 43? हाल ही में समाचार पत्रों में रहा नमोहा 108 संदर्भित करता है पश्चिमी घाट में मिली छिपकली की एक नई प्रजाति, बी आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित नया आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल, सी मणिपुर में खोजी गई कमल की एक नई प्रजाति, या डी एक प्रकार का विषाणु जो जीवाणुओं को मार सकता है। तो जन समाचारों में जो नमोहा 108 है वो समाचार प्रणाली मणिपुर में खोजी गई एक कमल की नई प्रणाली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। स्टील अथॉरिटी निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। स्टील यानी सेल, 2 ऑयल इंडिया लिमिटेड, 3 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और उपरोक्त में से कितने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। तो यदि हम महारत्ना के बारे में बात करें तो कुल 13 महारत्ना कंपनियां हैं। कितनी हैं? 13 है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारी सेल महारत्न कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड ये महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45 उसे समझते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत नेट USOF द्वारा वित्त पोषित है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 3 USOF का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफ़ायती मूल्य पर टेलीग्राफ सेवाएं प्रदान करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो ये मित्रों तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। पहला क्वेश्चन है 46 में क्या बताया गया है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्लग एंड प्ले मॉडल निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। ऑप्शन ए कि किसी परियोजना को नीलामी के माध्यम से सौंपने से पहले सभी विनियामक मंजूरी दी जाएगी। बी जटिल वित्तीय विपत्तियों के साथ एक उच्च जोखिम वाली निवेश रणनीति। सी एक अवधारणा जहां उपकरणों के नियम व्यवस्था के प्रारूप में संयोजित उपयोग किया जा सकता है। या डी कई संबद्ध उपकरणों के साथ एक केंद्रीकृत प्रणाली। तो ये समाचार पत्रों में जो है प्लग एंड प्ले मॉडल, ये है किसी परियोजना में नीलामी माध्यम से सौंपने से पहले विनियामक मंजूरी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47 उसे समझते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी मिलें किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। 2 इसका भुगतान विक्रेता अथवा निविदाकार को गन्ने की सुपुर्दगी की तिथि से 14 दिन के भीतर किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर बात करें ये दोनों कथन क्या हैं हमारे, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अनुदान का विवरण है। 2 वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात एवं आयात शामिल है। 3 सेवाओं के व्यापार में उत्पादन आय और गैर उपादान आय विनिमय का शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से अगर हम यहाँ पे कथनों के बारे में बात करें तो ये तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। कितने?
तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 49 पर। आधारभूत धन निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेशित धन, बी वह धन जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, 3 भारत की निधि पर हमें हस्तांतरित धन, और डी धन जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाया जाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेशित धन आधारभूत धन का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमित नियत विनिमय दर अथवा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा विनिमय दर को दूसरे देश की मुद्रा से जोड़ती है। 2 नियत विनिमय दरों का स्वचालित संतुलन तंत्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो इसमें क्या सही होगा? तो इनमें मित्रों दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे? बिल्कुल सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। समुत्थानशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन राइस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों के लिए किया गया है। तो यदि हम बात करें विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, ये इसे जापान के नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक, किसने? वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया, यानी पहला गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटना है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन LTRO 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चल निधि सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 2 यह सुविधा बैंकों को रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से 5 से 10 वर्ष के लिए ऋण लेने की सुविधा देती है। 3 इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन, कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चल निधि सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह बैंकों को रेपो दर रिजर्व बैंक में 5 से 10 वर्ष के लिए ऋण देने की सुविधा, बिल्कुल गलत। 5 से 10 वर्ष में ऋण देने की सुविधा नहीं है, ये 1 से 3 वर्ष के लिए है। कितने से? 1 से 3 वर्ष के लिए। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है मित्रों? 2 स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास, देखते हैं क्या कह रहा है 53। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB निम्न संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक HPI राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2 भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें NHB 1988 में राष्ट्रीय आवास अधिनियम 1987 के तहत बनाया गया था। ठीक है, और ये आवास बनाने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए है। रिजर्व बैंक
आवास विकास बैंक का अधिग्रहण 2019 में किया था। ठीक है, पूर्ण स्वामित्व वाली नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एनएचबी एक रेडॉक्सी एचपीआई राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अखिल भारतीय आवास सूचकांक, ये बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रेसिडेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है। रेसिडेक्स RESI रेसिडेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है एनएचबी के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत होगा, ना डी ना ए, ओनली डी सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मसाला बॉन्ड निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ये एक वित्तीय शब्द है जिसका उपयोग विविध निवेश पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है। ये एक भारतीय इकाई द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं। ये विदेशी निवेश के लिए जारी किए गए अनुदान की श्रेणी में आते हैं। ये राष्ट्रीय इक्विटी बढ़ाने के लिए किसी विदेशी संस्था द्वारा भारत में जारी किए गए डॉलर मध्यम वर्ग के बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मसाला बॉन्ड एक भारतीय इकाई द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपए वर्ग के बॉन्ड हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI इन बॉन्डों को एकमात्र अधिकृत जारी करता है। सभी पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। इन बॉन्डों की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड उसके बारे में बात करें। भारतीय स्टेट बैंक और इन बॉन्डों को एकमात्र अधिकृत जारी करता है, बिल्कुल सही है। सभी पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। सभी दान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, केवल अधिनियम 1991 की धारा 51 की धारा के अंतर्गत 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही इसमें पात्र हैं। इन बॉन्डों की वैधता जारी होने की तिथि से कितने दिन तक हैं? जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक। कितने? 15 डेज, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी से जोखिम, भारत संपत्ति अनुपात इस ढांचे की निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। PCA फ्रेमवर्क भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? C 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? इसे समझते हैं। उभरते सितारे फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सह प्रायोजित है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक विनिर्माण और सेवा उद्योग के निवेश करना है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 57, तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट दूसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है? पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अन्य प्रीपेड उपकरण जारी कर सकते हैं। इनकी स्थापना नचिकेत मोरे कमेटी के अनुशंसा पर हुई थी। इन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ऋण की अनुमति है। तो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये ऋण नहीं दे सकता या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, और ये गलत है। दूसरा, इसकी स्थापना नचिकेत मोरे कमेटी से हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए के ऋण देने की अनुमति है। तो पेमेंट बैंक बिना बैंक लाइसेंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि सभी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 भी हमारा गलत है, यानी
एक ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन के बारे में बताइए। क्या है? इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। WPI में खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व दिया जाता है। 3, यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति की निगरानी करता है। कितने कथन सही हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला कथन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन क्या है? गलत है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। ठीक है। दूसरा, खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित मूल्यों का अधिक महत्व दिया जाता है। खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह उत्पाद स्तर मुद्रास्फीति की निगरानी करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। केवल पहली बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा, यानी बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल प्रणालियों की बहुलता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में से एक रही। फसल विविधीकरण हरित क्रांति के प्रमुख परिणामों में से एक रहा। भारत में चाय की कृषि व्यापक रूप से बागानी कृषि के रूप में की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है? फसल प्रणाली में बहुलता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है, ये बात बिल्कुल सही है। फसल विविधीकरण हरित क्रांति के परिणामों का एक में से एक रहा, ये बात गलत है। भारत में चाय की कृषि व्यापक रूप से कृषि बागानी के रूप में की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है? कृषि सहायकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बाजार मूल्य एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है तो मूल्य समर्थन सहायकी मुआवजा प्रदान करके कृषि आय की स्थिर करती है। उर्वरकों पर निविष्ट सहायकी के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायकी प्रत्यक्ष सहायकी के रूप में होती है। विश्व व्यापार संगठन ने केवल प्रत्यक्ष सहायकी की मात्रा को सीमित किया है, अप्रत्यक्ष सहायकी को नहीं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से जब बाजार मूल्य में निश्चित सीमा कम हो प्रदान करती है, तो पहला कथन सही है। उर्वरकों पर निविष्टी सहायकी के रूप में सहायकी या प्रत्यक्ष सहायकी प्राप्त होती है, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन केवल प्रत्यक्ष सहायकी की बात करता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष सहायकी की भी बात करता है, ये बात गलत। तो कितने सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। भारत की GDP वृद्धि कृषि उत्पादन प्रभावशाली रहा है, हालांकि आबादी के गरीब वर्गों में भुखमरी की स्थिति अभी भी कायम है, ये बात बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादन में अस्थिरता खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, जिससे निम्न समूहों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, और पहले की व्याख्या दूसरे द्वारा की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पहले की व्याख्या दूसरे द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? उसे समझते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उपज का अधिकतम करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा देना, कृषि सहायिकी का विस्तार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, फसल कटाई के बाद वाले नुकसान को कम करना, यही भारत में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। नेक्स्ट क्या है 64, उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर वर्षा आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जल जमाव की मृदा लवणता, भूजल पर अत्यधिक दोहन, अत्यधिक सिंचाई माध्यम से जल की बर्बादी, आधुनिक सिंचाई तकनीक की सीमित उपलब्धता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, वर्षा आधारित कृषि पर अधिक निर्भरता, ये बिल्कुल सही है। भूजल का अत्यधिक दोहन, ये भी सही है। ठीक है, जल जमाव और मृदा लवणता, ये भी बात बिल्कुल सही है। अत्यधिक जल की सिंचाई से ये भी सही है, यानी पांचों सही हैं, तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण कृषि कार्यों के लिए श्रम की कमी खेती के मशीनीकरण के लिए एक मजबूत मामला बनाती है। क्या बनाती है? मजबूत मामला बनाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कृषि उत्पादकता दक्षता कमी कृषि मशीनीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं 66 का क्या है ऑप्शन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सरकार रासायनिक उर्वरकों की खुदरा मूल्य को निर्धारित करती है, न कि बाजार द्वारा संचालित होता है। 2. अमोनिया यूरिया का एक घटक है जिसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। 3. तेल रिफाइनरियाँ उपोत्पाद के रूप में सल्फर जो कि फास्फोरिक उर्वरक अम्ल को कच्चा माल का उत्पादन नहीं कर सकती। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, वर्तमान में सरकार रासायनिक खुदरा मूल्यों पर निर्धारित करती है, न कि बाजार पर, ये बात बिल्कुल सही है। अमोनिया यूरिया का घटक है जिसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, ये भी सही है। तेल रिफाइनरियाँ उत्पाद के रूप में सल्फर जो कि फास्फोरिक उर्वरक के लिए कच्चे माल का उत्पादन नहीं कर सकती, ये बात गलत है। यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कृषि विस्तार सेवाओं का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए, कृषि विस्तार सेवाओं का कृषि उत्पादन सीधी खरीद, उर्वरक लागत पर सहायता प्रदान करने वाला एक सरकारी कार्यक्रम, किसानों को कृषि संबंधी नवीन जानकारियां प्रदान करने एवं प्रौद्योगिकी को परिचित कराने की प्रक्रिया, और कृषि उत्पादों में दूसरे देश को निर्यात करने की एक विधि। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कृषि विस्तार सेवाओं से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68, उसे समझते हैं। जलवायु स्मार्ट संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए जरा। ऑप्शन 1, फसल की पैदावार की अधिकतम करना, खेती प्रौद्योगिकी मशीनरी के उपयोग को न्यूनीकृत करना, आधुनिक नवाचार के बिना पारंपरिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल कम करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही
होगा। तो पहला, फसल की पैदावार को अधिकतम करना, नहीं। खेती में प्रौद्योगिकी मशीनरी के उपयोग में आधुनिकीकृत करना, ये भी गलत। आधुनिक नवाचार बिना परंपरा, नहीं, आधुनिक नवाचार को परंपरागत खेती से जोड़ना है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित और कम करते हुए कृषि वृद्धि करना, यही सही है, यानी केवल एक सही, यानी 4 सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है? भारत में महिला के संदर्भ में निम्नलिखित महिला किसानों के संदर्भ में बात कीजिए। पुरुषों द्वारा गांव से शहर का प्रवासन में वृद्धि के साथ कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। महिला किसानों के पास 10% से कम परिचालित भूमि का स्वामित्व है। महिला किसानों के पास 10% से कम है, ये बात अब गलत हो गई है। 13 से 16%, 14% का मामला यहाँ पे हो गया है। 14%, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कृषि ऋण एग्री क्रेडिट कृषि उत्पादकता के सुधार के लिए मध्यस्थ कारक है, बिल्कुल सही है। संस्थागत ऋण तक पहुंच किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाती है, ये भी सही है। कथन 1 कथन दोनों सही हैं। कथन 1 2 की व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कथन तो सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? हाल ही में संपन्न हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? शिखर सम्मेलन ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदार था। ब्रिक्स सदस्य समूह में इंडोनेशिया, जापान और तुर्की जैसे कुछ नए सदस्य देशों को शामिल करने पर सहमत हुए। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से केवल एक सही है, दूसरा नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? उसे समझते हैं। सिक्का ढलाई मुनाफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। क्या है? सिक्का ढलाई मुनाफा मुद्रा का अंकित मूल तथा उत्पादन लागत के बीच के अंतर को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यदि सिक्का ढलाई मुनाफा धनात्मक है तो सरकार को घाटा होगा, नहीं। यदि धनात्मक है तो सरकार को घाटा नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। अगर धनात्मक है, सिग्नियोरेज धनात्मक है तो सरकार को लाभ होगा और ऋणात्मक सरकार के लिए हानिकारक होता है, तो 2 नहीं, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? उसे समझते हैं। अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरण करती है। बढ़ती मुद्रास्फीति सदैव बढ़ती समग्र मांग तथा उपभोक्ताओं के बीच उच्च क्रय क्षमता का संकेत देती है। इससे पारिश्रमिक और वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जबकि उनके सांकेतिक मूल्य में कमी होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ठीक है, तो मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को पुनर्वितरण करती है, ये बिल्कुल सही है। बढ़ती मुद्रास्फीति बढ़ती समग्र मांग और उपभोक्ताओं की क्षमता का संकेत देती है, गलत है। इससे पारिश्रमिक वास्तविकता मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वास्तविक प्रसन्नता मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, सांकेतिक मूल्य में वृद्धि होती है। किसमें? सांकेतिक मूल्य में वृद्धि और वास्तविक में कमी होती है, यानी तीसरा गलत, केवल एक सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पूंजी खाता परिवर्तनीयता में से किसका सर्वोत्तम उपयोग व्याख्या करता है? यह किसी भी उद्देश्य से लिए देश के अंदर और बाहर पूंजी की अप्रतिबंधित
और मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। बी, यह रुपए को अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र विनिमय की अनुमति देता है। सी, यह देश में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करते हुए पूंजी प्रवाह पर सख्त नियम लागू करता है। यह केवल सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और पहलों के लिए पूंजी प्रवाह की अनुमति देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा रुपए और मूल्य के स्वतंत्र विनिमय की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75, इसको देखें। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियों हैं और उन पर कोई ब्याज नहीं लगता। ओके, ये स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक पत्र और अनुरक्षित वचन पत्र हैं, इसका उपयोग उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट ऋणदाताओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है 75 में। कॉल मनी मार्केट इंटरबैंक मनी मार्केटिंग है, जहां से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए ऋण लिया जा सकता है। तो 30 दिनों की अवधि के लिए ऋण की सुविधा नहीं होती, ये होती है 14 दिनों की, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। गोल्डन हैंड कफ निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए रॉयल्टी भुगतान, किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवा से पहले नौकरी छोड़ने के लिए किया गया भुगतान, किसी कंपनी द्वारा नए कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दी गई बड़ी रकम, संतुलित बजट की दिशा में एक प्रयास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो गोल्डन हैंडकफ किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी बनाए रखने के लिए दी गई रॉयल्टी का भुगतान होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। लाफर वक्र के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है, लाफर वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो लाफर वक्र मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच वक्र नहीं होता है, ये कर दरों और कुल प्राप्त राजस्व के बीच का वक्र होता है, यानी पहला तो हमारा गलत हो गया। लाफर थीम ग्राफ के अंकन से एक विकृमित यू आकार की वक्र प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियां मूल्य स्वीकार करने वाली होती हैं। एक क्रेता बाजार मोनोप्सी एक बाजार ऐसा है जिसमें मूल्यों के नीचे जाने के लिए एकल खरीदार के पास मांग की महत्वपूर्ण भाग होता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो उपरोक्त में से मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है 79, उसे देखते हैं। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA अविकसित देशों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के माध्यम से मध्यम आय वाले देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर
बिल्कुल गलत हैं दोनों स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ना ए सही ना दो सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है इसे देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फोर्टालेज़ा घोषणा द्वारा बनाया गया था। केवल 5 ब्रिक्स देश ही बैंक की भागीदार हो सकते हैं। इसमें $100 अरब के अनुषंगी आरक्षित निधि की व्यवस्था है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसे फोर्टालेज़ा घोषणा द्वारा बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें अगर हम चलें 81 में, ठीक है, इसे केवल 5 ब्रिक्स देशों ने भागीदार हो सकते हैं, ये बात गलत है। इसमें $100 अरब का आरक्षित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं। 2 स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है 81, उसे समझते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए AIIB वित्त पोषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है। भारत इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भारत बुनियादी ढांचा परियोजना एशियाई इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा लाभार्थी है, ये बात सही है। सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है, यानी केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगर इसका सबसे बड़ा बात करें तो चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है। समझौते के तहत तटीय WTO के संपन्न मत्स्य पालन सहायकी और समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमको भी बताइए। क्या है। समझौते के तहत तटीय शिपिंग की प्रदान की जाने वाली सहायकी निषिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है। इसने अवैध, अनुसूचित और अनियमित मत्स्य ग्रहण के लिए सहायकी प्रदान पर रोक लगा दी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी पहला गलत, दूसरा सही है। देखते हैं आगे क्या है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से दूसरा सही है, पहला गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दोहरे मूल्यांकन तुलन पत्र की सहायता से सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। ए किसी वित्तीय संकट जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों ही ऋण प्राप्त करने के कारण तनाव में होते हैं। ठीक है। कॉरपोरेट तुलन पत्र का मुद्दा जिसमें किसी कंपनी की संपत्ति देनदारी को प्रबंधन होता है। सी वह स्थिति जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और डी वित्तीय स्थिति जिसमें सरकार के पास अदायगी संतुलन का संकट है। तो यहाँ पर बात करें वित्तीय संकट जिसमें किसी अर्थव्यवस्था की बैंकिंग और कॉरपोरेट दोनों के ऋण प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नैनो मेसल्स के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से झिल्ली प्रोटीन के विलयन के रूप में किया जाता है। वे आमतौर पर पृष्ठ संक्रियक अणुओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। वे उभयरागी होते हैं, अर्थात इसका बाह्य आवरण जल विरागी आंतरिक जल रागी से होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, जबकि तीसरा गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। कृषि रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में कीटनाशकों के अधिनियम 1968 के माध्यम से विनियमित किया जाता है। उर्वरक निर्माताओं के संदर्भ में सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य का उत्पादन बेचना आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। जीनोम एक जीव डीएनए के संपूर्ण संचयन है। सर्वजीनोम एक प्रजाति के भीतर जीन के संपूर्ण समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। किसी प्रजाति के मूल जीनोम में सभी उपभेदों द्वारा
साझा किए गए जीन होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, ये जो तीनों कथन हैं वो तीनों पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है 87? यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव यूपीसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत और विश्व के आर्थिक मंच WEEF द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। क्या है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम भारत और औद्योगिक संघ, भारतीय औद्योगिक संघ के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, इसमें WWF यानी भारत शुरू की स्वैच्छिक पहल है, पहला गलत हो जाएगा। संगठन हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी और सामाजिक स्वास्थ्य प्लास्टिक जनित दुष्प्रभावों, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से विचार कीजिए, करिए विचार और बताइए कि विषकृमि को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। ओके, प्रतिरोधियों के निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों, यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है प्रतिरोधियों का उपयोग। तो अगर हम बात करें एंटीबायोटिक जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है और ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक बता दिए गए हैं, इधर का उधर, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। विषकृमि घाव चोट में नहीं, विषकृमि फर्श और नालियों को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर और देखते हैं क्या है। सूर्य के अंदर नाभ की विखंडन अभिक्रियाएं बहुत उच्च तापमान पर भारी गुरुत्वाकर्षण पर दबाव करती हैं। नाभ की विखंडन नहीं, नाभ के संलयन होता है, पहला ही गलत हो गया। नाभ की रिएक्टर के अंदर परमाणु अस्थिर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से नाभ की विखंडन होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉनों से नहीं, न्यूट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 90? उसे समझते हैं। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्लोनिंग तकनीक है जिसका उपयोग आनुवंशिक रूप से समान जीव बनाने के लिए किया जाता है। कायिक कोशिका का केंद्रक एक अंडाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। इसका केंद्रक SCNT के दौरान अलग होता है। ठीक है, इसके दौरान अलग होता है। और तीसरा, इसका उपयोग मुख्य रूप से जानवरों की क्लोनिंग में किया जाता है। डॉली भेड़ पहला क्लोन स्तनपायी SCNT तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही हैं। यह एक क्लोनिंग तकनीक है, समान जीव बनाए जाते हैं, सही है। कायिक कोशिकाओं अंडाणु कोशिकाओं में स्थानांतरित करके बनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से क्लोनिंग जानवरों और चिकित्सा या चिकित्सीय अनुप्रयोग कार्यान्वित नहीं किया जाता, ये बात गलत है, किया जा सकता है। डॉली भेड़ इसी से बनाई गई है, ये भी बात सही है। तो यानी इसके 3 सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91, उसे देखते हैं। रेडी टू यूज़ उपचारात्मक भोजन RUTF संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वयस्कों समग्र स्वास्थ्य की बढ़ावा देने के लिए नियमित आहार में उपयोग किए जाने वाला एक निवारक पोषक पूरक है। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, यह एक विशेष खाद्य उत्पादक जिसे मुख्य रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के उपचार के लिए अभिकल्पित किया गया है। तीसरा, यह आमतौर पर चूर्ण पाउडर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जो पहले पानी या दूध के साथ पुनर्गठित करने की आवश्यकता होती है। तीसरा, मूंगफली आधारित RUTF कुपोषण के उपचार में निम्नलिखित भोजन के तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रभावी है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर मित्रों हम बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह वयस्कों और समग्र स्वास्थ्य बढ़ावा देने के लिए किया जाने वाला निवारक पोषक पोषण है, ये गलत है। यह विशेष खाद्य उत्पाद के रूप में गंभीर तीव्र कुपोषण के उपचार के लिए अभिकल्पित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। उपलब्ध दूध उपयोग की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मूंगफली कुपोषण उपचार के प्रभावी है, चौथा सही है। यानी कितने सही हैं? 2 हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर और देखते हैं 92 में क्या है। जैव संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पशु जानकारी देने के लिए स्वर और स्पर्श दोनों संकेतों सहित संवेदी माध्यमों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह मानवीय घटना है जिसमें जटिल भाषा लिखित संचार शामिल है, ये बात गलत है, मानवीय घटना नहीं है। और अंतर्जेती संचार अर्थात जीव और शरीर के भीतर संकेतों को देखा जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है 93, उसे समझते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। आभासी वास्तविक गेमिंग, टेलीमेडिसन, अंतरिक्ष अन्वेषण, वित्त सेवाएं कितने मेटावर्स का अनुप्रयोग हो सकते हैं? कितने मेटावर्स अनुप्रयोग हो सकते हैं? तो वित्त ये चारों किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है? कोविड-19 वायरस के नैदानिक परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए। आणविक परीक्षण वायरस आनुवांशिक सामग्री का पता लगाते हैं और अत्यधिक सटीक माने जाते हैं, लेकिन परिणाम देने में अधिक समय लगता है। प्रतिजन परीक्षण किसी व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजनों की उपस्थिति की पहचान करते हैं जो निदान का एक साधन मात्र है। तो यहाँ पर दूसरा गलत जबकि पहला बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या कह रहा है 95, उसे देखते हैं। सरफेस वेब में ऐसी वेबसाइटें और वेब पेज शामिल होते हैं जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित होते हैं और तथा आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। डार्क वेब में ऐसी सामग्री शामिल है जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होती है, इसलिए इसे विशिष्ट पहुंच विधियों की आवश्यकता हो सकती है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा उस पर विचार करते हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण उद्योगों में नैनो कणों को उपलब्ध करा रूप से उपयोग किया जाता है। संवाहक से संबंधित नैनो कण बड़े पैमाने की सामग्रियों की तुलना में स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बताना है उपरोक्त में से बड़े पैमाने पर दोनों कथन क्या है हमारे गलत हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है 97, उसे समझते हैं। जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का उपयोग मुख्य रूप से जीनोम के भीतर एक जीन पहचान में किया जाता है, गलत। नेक्स्ट जनरेशन स्विंग
इस सीक्वेंसिंग के इस प्रकार की जेनोमिक सीक्वेंसिंग तकनीक है, ये सही है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली प्रकृति को समझने के लिए ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एज कंप्यूटिंग का सर्वोत्तम वर्णन है? क्या है एज कंप्यूटर का सर्वोत्तम? यह एक स्रोत के निकट डेटे को संसाधित करने के लिए क्वांटम सिद्धांतों के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। इसमें दूरस्थ डेटा केंद्रों में केंद्रीकृत डेटा प्रसंस्करण शामिल है। यह कम विलंबता के लिए डेटा प्रसंस्करण का या डेटा स्रोतों को करीब लाता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी, एकल स्पर्श अंतरण, डेटा बड़े पेलोड का साझाकरण, डेटा बड़े पेलोड साझाकरण, उपकरणों का हस्तचालित अनुगमन, उपयुक्त में से नियर फील्ड कम्युनिकेशन से संबंधित कौन है? तो उपयुक्त में से नियर फील्ड कम्युनिकेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी, कई हस्तांचलित युग्मन, डिवाइस खोज चरण या पासवर्ड नहीं होता है। यह NFC सक्षम डिवाइस के एक दूसरे से डेटा स्पर्श कराना पड़ता है। ठीक है, स्पर्श एकल स्पर्श अंतरण है, शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी है, ये 2 सही हैं, यानी 2 सही होंगे। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। केवल 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है? चिकित्सा उपकरणों को निष्कटित करना, चिकित्सा के अनुरेख के रूप में उपयोग करना, रेडियोथेरेपी, संचार, उपयुक्त में से कितने अनुप्रयोग गामा किरणों द्वारा किए जाते हैं? तो गामा किरणों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, चिकित्सा उपकरणों को निष्कटित करना सही है, चिकित्सा अनुकरणों को उपयोग करना, रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का चिकित्सीय प्रतिबिंबन का अनुरेखण, चिकित्सीय प्रबंधन, कैंसर उपचार, औद्योगिक, चिकित्सा का अनुरेखण नहीं किया जाता, केवल चिकित्सा निष्कटित, रेडियोथेरेपी और संचार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। केवल 3 सही हैं। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 9 सॉल्व किया है। शेष पेपर ही जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। इसका जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से मिल जाएगा। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएँ, ऐसी शुभकामना हम लोग करते हैं। धन्यवाद।